नमस्कार। ऑन एयर विद पीडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुखराज पंचारिया। नमस्कार, मैं हूं दामोदर गालरिया। आज हम अपने शो में एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की और छात्र नेता रहते हुए बीकानेर के लिए अहम योगदान दिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बीकानेर में अहम भूमिका रखते हैं, जिन्होंने गांधी को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और जिन्होंने आरएसएस को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनकी विचारधारा गांधी से भी मिलती है और आरएसएस से भी मिलती है, जिन्होंने कोरोना काल में एक समाज सेवी के रूप में बहुत अच्छा योगदान दिया। तो ये मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ऑन एयर विद पीडी में। धन्यवाद। आपके दादाजी भारतीय सेना में देश की सेवा कर चुके हैं, आपके पिताजी चिकित्सक के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं और अब आप राजनीति में देश की सेवा करना चाह रहे हैं। तो आर्मी, चिकित्सक और राजनीति, तो आप राजनीति में ही क्यों? देखिए, जैसे मैंने कॉलेज स्टार्ट की, एक वाकया वहीं से शुरू होता है। कॉलेज में आया तो मैं एडमिशन फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ा था, कतार में खड़ा था, और मैं करीब 1 घंटे से उस लाइन में खड़ा था। डूंगर कॉलेज में पहला दिन था मेरा। मेरी 12th तक की पढ़ाई लूणकंसर गवर्नमेंट स्कूल में हुई। चूंकि मेरे 12th में जो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो स्वाभाविक रूप से डूंगर कॉलेज मेरी पसंद थी। तो मैं सरकारी संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, मैं यहाँ आया, फॉर्म भरने की लाइन में खड़ा था। तो लगभग 1 घंटे से लाइन में जहां मैं खड़ा था वहीं खड़ा रहा, लाइन हिली नहीं। तो मुझे लगा कि क्या कारण है, फॉर्म जमा नहीं हो रहे, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं मेरे जो पीछे खड़ा था उसको कह के निकला कि दोस्त, मैं देख के आता हूँ कि लाइन क्यों नहीं चल रही है। और मैं जैसे देखने गया तो खिड़की काउंटर पे जो बाबू था उसके सामने एक बड़े फॉर्म का पुलिंदा उसके सामने पड़ा हुआ था और वो रसीद काट रहा था। तो वहां जो एक छात्र नेता खड़े थे अंदर, उनके और वो जो डिपार्टमेंट का बाबू था, उनकी बातचीत से मुझे अंदाजा हुआ कि ये श्रीमान जी फॉर्म लेके आए हैं और बाबूजी उनके फॉर्म पहले भर रहे हैं। तो मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर मेरे जो भी दोस्त उस लाइन में खड़े थे, मैंने उनके फॉर्म लिए और मैं पिछले दरवाजे से खिड़की अंदर चला गया। अंदर जाके जहां फॉर्म पड़े थे वहां मैंने फॉर्म रख दिए। उन बाबूजी को मैंने कहा, इनको फॉर्म को जमा करिए। तो उन्होंने कहा, बड़ी बदतमीजी से कहा कि फॉर्म ऐसे जमा होते हैं, कौन हो तुम, और यूं करके और मुझे धक्का दे दिया। तो ये वहीं से शुरुआत हो गई, आप यूं मानिए। तो मैंने कहा, जब आप इसका फॉर्म जमा कर रहे हो तो मेरे फॉर्म भी जमा करने पड़ेंगे। हम लोग पिछले 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं, या तो सबके फॉर्म लाइन से जमा करिए, इनके भी लाइन से जमा करिए, और या फिर इनके जमा कर रहे हैं तो मेरे फॉर्म भी जमा करिए। तो ये जिद बहस होती रही और यहीं से ये शुरुआत हो गई कि उन्होंने मेरे फॉर्म जमा कर लिए। तो मुझे लगा, यार ये तरीका तो ठीक है। हालांकि पढ़ने लिखने की रुचि मेरी शुरू में थी। मैंने 6वीं 7वीं क्लास में गांधी की बायोग्राफी पढ़ ली, लोहिया को पढ़ लिया, जेपी को पढ़ लिया। तो इन सब चीजों को पढ़ने से एक समझ विकसित हो गई थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ का विकास हो गया था। फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया। कॉलेज स्टार्ट होते ही छात्र संघ के चुनाव आ गए। चूंकि छोटी मोटी समझ थी और सक्रियता थी और ग्रामीण छात्र खूब आए थे, उनके साथ लगाव था, तो यूं करके छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया। बाद में एक बात समझ में आई कि इस छात्र राजनीति का उपयोग उस तबके के लिए किया जाना चाहिए जो मूल रूप से वंचित तबका है, जो मुख्य धारा से बाहर है, वंचित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित। उस तबके की जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। तो आप छात्र संघ चुनाव लड़े? हाँ, मैं दो बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र संघ चुनाव में छोटे डिफरेंस से डिफीट भी किया। लेकिन मेरा जो छात्र जीवन है, मुझे लगता है कि हर आदमी को मेरे छात्र जीवन पे मैं गर्व कर सकता हूँ, क्योंकि जो बीकानेर विश्वविद्यालय की लड़ाई थी, वो लड़ाई हम लोगों ने ली। हमने सुना है आपने 5 दिन भूख हड़ताल भी की थी। हाँ, हंगर स्ट्राइक पे रहे और 1971 से बीकानेर विश्वविद्यालय बनने की लड़ाई चल रही थी। और वो आप यूं मानिए कि मेरे लिए खुशी की बात है, मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हमारा आखिरी आंदोलन था और उस आंदोलन में जो समझौता हुआ, उस समझौते की बनिस्पत बीकानेर में यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस आया, यूनिवर्सिटी बनी। सर, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको 2003 में भूख हड़ताल करनी पड़ी? पुखराज जी, क्या है कि 71 से आंदोलन चल रहा था और एक लंबा समय हो गया था। 2003 का वाकया है। तो हमें ही लगा कि सरकारें तो मानेगी नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उस समय इनकी पहली सरकार थी।
तो स्वाभाविक रूप से बीकानेर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता आया है। तो सरकार का आखिरी मतलब विधानसभा आखिरी सत्र निकलने वाला था और उससे पहले हम लोग संभाग स्तर का बड़ा मूवमेंट कर चुके थे, सर्वदलीय मूवमेंट किया। भाई सतपाल बिश्नोई जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो शिवपुरी जी अभी आजकल सरकारी सेवा में थे, हम तीनों एक संयुक्त संघर्ष समिति के कोऑर्डिनेटर थे। पूरे डिवीजन में हमने मीटिंगें की, छात्रों को इकट्ठा किया, आंदोलन किए, धरने हुए, बंद हुए और फाइनली ये लगा कि यूनिवर्सिटी की घोषणा होने वाली है, लेकिन नहीं हुई। तो फाइनली हम सब लोगों को, हालांकि हमारी संघर्ष समिति में भी फूट पड़ गई, 2-3 जगह डिवीजन हो गई, लेकिन हम लोगों ने फाइनली ये तय किया कि हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और चूंकि कॉलेज के दिन थे, ज्यादा समझ भी नहीं थी, खूब लोगों ने मना किया। मेरे एक दोस्त हैं नरपत सिंह, उनके पिताजी कर्मचारी नेता थे, उन भूख हड़तालें खूब की थी। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, किडनियां खराब हो जाएंगी, ऐसा कदम मत उठाओ, लेकिन जिद जुनून था और हंगर स्ट्राइक पे चले गए। फिर उसमें भी खूब झगड़े फसाद हुए। हाँ, निश्चित रूप से, पर एक छात्र जीवन की बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि बीकानेर विश्वविद्यालय बनाने में जो कोई भी भूमिका रही, एक गिलहरी की भूमिका भी जो रही है वो। आपको बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रहा है और इसी शौक के चलते आपने गांधी जी पर पीएचडी कर डाली और साथ साथ आप आरएसएस विचारधारा से भी प्रेरित हैं। आरएसएस विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा दोनों अपने आप में विपरीत है और इसको आप अपने नजरिए से किस हिसाब से देखते हैं? मैं नहीं मानता, दोनों भारतीय विचारधारा हैं। गांधी तो अपने आप की विचारधारा को विचारधारा भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो भारत का विचार है वही मेरा विचार है। और मैं जितना गहराई से समझ पाया हूं, मुझे नहीं लगता कि दोनों के विचारों में कोई ज्यादा भिन्नता है, क्योंकि किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को, भारत ही नहीं अब तो दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, जिस संघर्ष में परिस्थितियों से गुजर रही है, उन परिस्थितियों में गांधी का विचार ही ऐसा विचार है जो जो जिसकी रेलेवेंसी दुनिया में बरकरार है। मार्क्सवाद को दुनिया से बाहर कर दिया गया, पूंजीवाद में हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन गई कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, धन का संग्रह एक जगह होता जा रहा है। जो गांधी का विचार है वो भारतीय विचार है उस परिप्रेक्ष्य में। और दुनिया में जो जो हालात बने, आतंकवाद की स्थितियां बनी है, असमानता की स्थितियां बनी है, विवाद की स्थितियां बनी, उन सब स्थितियों के बीच में गांधी का विचार ही है ऐसा विचार है जो आज के समय सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, जिसकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है। और भारत देश की आजादी की जो लड़ाई अहिंसात्मक तरीके से जो लड़ाई लड़ी गई और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कौम को, ताकतवर फौज को जो भारतीयों ने उखाड़ फेंका। और आज भी आप देखिए अमेरिका जैसे देश में बराक ओबामा जो बड़े नेता रहे, उन्होंने उस रेलेवेंसी को स्वीकार किया। और मैं मानता हूं दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम सब मानते हैं कि जो उनका जो विचार है वो विचार रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। चूंकि सार्वजनिक जीवन जीते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही। तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आइडिया था कि भाई राजनीतिक आदमी का इस काम से क्या लेना देना, नकल उड़ाया गया कि आप कप उठाओगे, आप झाड़ू निकालोगे। मैंने इस बात को महात्मा गांधी से रिलेवेंट किया और स्वच्छ भारत का जो लोगो है उसमें भी आपको पता है कि गांधी के 2 चश्मे हैं। तो मुझे लगा कि गांधी ने तो पूरे जीवन जो काम किया, उन्होंने कोई राजनीतिक काम नहीं किया, उन्होंने सारे ही सामाजिक काम किए। उन सारे सामाजिक कामों का जो परिणाम निकला वो राजनीतिक परिणाम निकला। तो मैंने उस बात को ऑब्जर्व किया, समझा और फिर इसी टॉपिक पे मैंने पीएचडी की कि गांधी इज पॉलिटिक्स थ्रू सोशल रिफॉर्म, सामाजिक परिवर्तनों के जरिए गांधी की राजनीति। गांधी ने कहा चरखा चलाइए। अब चरखा चलाने से आजादी की लड़ाई का क्या संबंध है? सामान्य तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब मैं बात थोड़ी विस्तार से हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए उस दौर में आम भारतीय में आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों का भय बहुत था उसके मन में। तो वो सार्वजनिक कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे थे। कांग्रेस जो पार्टी थी या जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ने वाली एक यूनियन थी, वो एक छोटे बंद कमरों में उसकी मीटिंगें होती थी, प्रस्ताव पारित किए जाते थे, वो थोड़े लोगों का, वो मास मूवमेंट नहीं था। तो गांधी को लगा कि इसको मास मूवमेंट में कैसे तब्दील किया जाए। तो गांधी ने कहा कि जो आदमी चरखा चलाएगा वो देशभक्त है। तो लोगों को लगा यार चरखा चलाने में क्या जा रहा है, अपने चरखा चला लो।
तो अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट इसी से मिल रहा है तो चरखा चला लिया, तो चरखा चला तो निश्चित रूप से कपड़े बुने। फिर गांधी ने सेकंड स्टेप पे कहा कि हमें अपने, जो आदमी अपना बनाया हुआ खादी का कपड़ा पहनेगा वो देशभक्त है, तो लोगों ने पहन लिया। अगले स्टेप पे गांधी आए कि आप इसको विदेशी कपड़े का बहिष्कार करिए। तो जब बहिष्कार करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप इसकी होली जलाइए। हर गांव से, हर शहर से 5-5, 10-10 लोग विदेशी कपड़े लेके सड़क पे आए। पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय निकला सड़क पे और उसने आके चौराहे पे कपड़े जला दिए। अब अंग्रेज इस बात का क्या विरोध कर सकते थे कि कपड़े क्यों जला रहे हो, भाई हमारे कपड़े हम जला रहे हैं, तुम्हें क्या एतराज। तो हर गांव और शहर में ऐसे वर्कर आइडेंटिफाई हो गए कि हाँ ये आदमी कहीं ना कहीं फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ सकता है। तो उनका कार्यकर्ता तैयार हो गया। फिर उन्होंने सतत उसको काम देते रहे। अच्छा, काम भी क्या है, आप गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखिए। उन्होंने आंदोलन किए और आंदोलन के बीच में जब भी गैप हुआ, 1919 में असहयोग आंदोलन किया, फिर 31 में किया, फिर 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, 3 बड़े उनके जीवन के आंदोलन। इन तीनों के बीच में जब जब गैप आया उसकी पूर्ति उन्होंने सामाजिक कामों के जरिए की। उन्होंने कहा महिलाओं को पढ़ाओ। अब इस बात का आजादी के मूवमेंट से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसका परिणाम बहुत निकला। उन्होंने हरिजन उद्धार की बात की, बराबरी की बात की, उसका बहुत परिणाम निकला। उन्होंने अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करने की बात की, उससे हमारा समाज एकजुट हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की। तो जो भी अंग्रेजों ने खाई हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा की थी, उसको, उस दरार को भरने में और भारत एकजुट खड़ा रहने में उसमें भूमिका रही। तो उनके गांधी के हर छोटे छोटे काम, उन्होंने कोडियों की सेवा की, इस काम को भी, उस काम का भी पॉलिटिकल रिजल्ट निकाल लिया। मतलब गांधी के हर एक सोशल रिफॉर्म का पॉलिटिकल रिजल्ट निकल के आ गया और ये देश खड़ा हो गया। कांग्रेस का जो आंदोलन बंद कमरे का और प्रस्ताव पारित करने का आंदोलन था, वो मास मूवमेंट बन गया और भारत, पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ बहुत एक दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो गया। अब आप देखिए कि जब वो चंपारण गए या जब उन्होंने नील दांडी यात्रा की, तो जिन लोगों ने भी किताबों में उसका जिक्र किया है कि अंग्रेजों की पुलिस है जो डंडे मार रही थी और लोग खा के और वहीं गिर रहे थे और फिर बढ़े जा रहे थे, फिर मतलब जी इतना आत्मबल जो आया भारतीयों के अंदर उस फौज के खिलाफ लड़ने का, और वो भी बिना हथियार के। मतलब आदमी अहिंसक लड़ाई तभी लड़ सकता है जिसके अंदर आत्मबल बहुत हो। कायर आदमी कभी अहिंसा की बात नहीं करता, वीर की अहिंसा शोभा देती है। तो ये चेंजेस आया, बदलाव आया। और मैं मानता हूं कि जो मीडिया के लोग इस बात को अलग अलग तरह से प्रचार करते हैं, गांधी की आर्थिक नीतियां, स्वदेशी की, स्वावलंबन की, और वही दीनदयाल उपाध्याय की नीतियां हैं, वही संघ का विचार है, स्वदेशी का, ग्राम जागरण का, ग्राम समृद्धिकरण का, तो कॉमन प्लेटफॉर्म है। मैं ये मानता हूं कि गांधी के उत्तराधिकारी कहने वाले लोग जो देश में, आजाद भारत में जिन्होंने सरकारें चलाई, वो दरअसल गांधी के विचार के हत्यारे लोग हैं। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उन्होंने जो औद्योगिक क्रांति की बात की, वो गांधी के विचार के बिल्कुल विपरीत बात थी। वो पश्चिम से प्रभावित थे, गांधी पश्चिम से प्रभावित नहीं थे। उनके उत्तराधिकारी कहलाने वाले जो तथाकथित उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने ही गांधी के विचार की हत्या की है। गांधी का विचार स्वदेशी का, स्वावलंबन का है, और उसके विपरीत पश्चिम विचारधारा से प्रभावित सरकारों ने जो काम किया, देश में इतने बड़े लेवल पे जो बेरोजगारी बढ़ी, उसमें बड़ा काम इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक बड़ी भूमिका रही। तो मैं ये मानता हूं संघ का और गांधी का विचार एक विचार है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो पंचनिष्ठाएं लिखी जाती हैं। उन पंचनिष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है। गांधीवादी समाजवाद पे आधारित आर्थिक नीतियों के समर्थन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी हमसे कहीं दूर है। आज के राजनीतिक माहौल को देखें तो राजनीति 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ गांधी के हत्यारे और एक तरफ देशद्रोही। अगर आरएसएस की बात करें तो दूसरी पार्टी कहती है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जैसे कि नाथुराम गोडसे या उस समय जो संघ के प्रचारक रहे हैं। और एक तरफ दूसरी पार्टी है जिनको आरएसएस देशद्रोही मानती है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, गोडसे संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। गांधी की हत्या के बाद में जो मुकदमा चलाया गया, उसमें संघ के तत्कालिक सरसंघ चालक गोलवलकर साहब का नाम भी था, लेकिन वो बरी हुए उस मामले में। और कंट्रोवर्शियल चीजें तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें कहीं लिखी जाती हैं। लेकिन आप देखिए, गांधी की मृत्यु पर तत्कालिक संचालक जी ने लेख लिखा, और अभी गांधी की 150वीं जयंती पे आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी ने एक आर्टिकल लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल लिखा
वो प्रधानमंत्री मोदी जब भी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं वो गांधी की बात का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि भारत है वो गांधी के बिना अधूरा है और पूरी दुनिया को जिस रास्ते की आवश्यकता है वो गांधी के रास्ते की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना किसी के हित में है। डॉक्टर साहब, आपके जीवन के बारे में बात करें तो आपने पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की है और आप विधानसभा पूर्व से भाजपा की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपने विधानसभा क्षेत्र पूर्व ही क्यों चुना? जैसे कि आप प्रॉपर नूनगंज से बिलोंग कर सकते हैं, आप वहां से भी टिकट की दावेदारी कर सकते हैं, पर आपने ये पूर्व ही क्यों चुना? देखिए, मेरी पढ़ाई यहीं हुई और पढ़ाई होने के बाद में मैं यहीं रहने लग गया। 98 में मैं बीकानेर आया कॉलेज में एडमिशन के साथ ही। उसके बाद में मैं कहीं गया ही नहीं और इसी क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र रहा। 2008 तक ये इलाका कोलायत विधानसभा का हिस्सा था। तो मैं 2004 में मैंने कॉलेज खत्म की और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश की टीम में पदाधिकारी हो गया। तो शुरुआती सार्वजनिक जीवन था और उसके बाद में पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए और सार्वजनिक जीवन में आम आदमी की दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को समझने की कोशिश की, उसके समाधान निकालने की कोशिश की। करते 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 अब यहीं के हो गए और यहीं के लोगों में घुल मिल गए और इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कार्य क्षेत्र यही है तो स्वाभाविक रूप से इसी क्षेत्र से टिकट की दावेदारी की जानी चाहिए। इसलिए मैं बीकानेर पूर्व में ही रहता हूँ, यही काम करता हूँ, यही लोगों की दुख तकलीफ में जितना संभव हो। डॉक्टर साहब, आपने एक नारा दिया है, वक्त है बदलाव का, संकल्प नवनिर्माण का। बीकानेर में आपको ऐसी कौन सी संभावनाएं लगती हैं जिनको बहुत दूर तक जाना चाहिए था लेकिन वो आज तक जा नहीं पाई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और मैं अपने हर भाषण में, हर बयान में, हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करता हूँ। देखिए, आप पिछले 60-70 साल का बीकानेर का इतिहास देखिए। आजादी से पहले बीकानेर में हाईकोर्ट था। बीकानेर के तत्कालिक महाराजा गंगा सिंह जी ने एक गंगा कैनाल निकाली। रेल उस समय हो गई थी, यहाँ बिजली आ गई थी, बिजली घर बन गया था, कोयला निकाला जाता था, बिजली बनती थी, प्लेन था। और इन 60-70 सालों में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आजाद भारत में आई, वो चाहे किसी भी दल की हो, उस लीडरशिप ने इस शहर के लिए जितना किया जाना था उतना नहीं किया। कंपैरेटिव आप दूसरे शहरों को देखिए, जोधपुर को देखिए, कोटा को देखिए, जयपुर को देखिए, हाँ दूसरा शहर देख लीजिए और भारत के समृद्ध शहर देखिए, दुनिया के समृद्ध शहर देखिए। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि सिंगापुर की कल्पना किसी ने करी होगी, हांगकांग की कल्पना तो किसी ने करी होगी, ऐसा तो है नहीं कि वैसा ही था। और अभी मैं गुजरात, अहमदाबाद शहर को देख के आया हूँ, हैदराबाद को देखा है, तो इन शहरों की कल्पना किसी ने तो की और हमारे देखते देखते ही वो शहर समृद्ध हो गए। तो बीकानेर में क्या चीज की कमी है कि बीकानेर की हालत इतनी खराब है? आप देखिए, हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति खराब है, हमारे यहाँ सीवरेज की स्थिति खराब है, हमारे यहाँ जो भी सार्वजनिक चीजें हैं उन सब की स्थितियां बहुत खराब हैं। जिस तरह का कि यूनिवर्सिटीज बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए थी, हमको IIT, IIM, IIIT जैसा इंस्टीट्यूट चाहिए था, हमको एम्स जैसा हॉस्पिटल चाहिए था, हमको ड्राई पोर्ट चाहिए था, हमको एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी चाहिए थी, हमको हाई कोर्ट चाहिए था। हमारा शहर 2 भागों में बटा हुआ है। आज भी हर आदमी बीकानेर शहर का रहने वाला जब वो ऑफिस में आता है, सरकारी नौकरी के लिए आता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी आता है, उसको 1-1, 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। और पिछले 60-70 साल में इसके समाधान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और असीम संभावना है इस शहर में। तो हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ भरपूर मिनरल है, हमारे यहाँ क्रूड निकलना शुरू हो गया इस इलाके में, हमारे यहाँ जिप्सम है, पोटास है और सोलर एनर्जी का हब बीकानेर बन गया है। तो देश की सारी बड़ी सोलर कंपनियां अपने यहाँ प्रोजेक्ट्स यहाँ डाल रही हैं। पानी है, IGNP से हमारे यहाँ बड़ा इलाका सिंचित होता है। तो जो चीजें विकास के लिए चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जमीन चाहिए, वो सब चीजें हैं। हमारे लोगों में असीम क्षमताएं हैं, मतलब जिन क्षमताओं का उन्होंने पूरी दुनिया में जाके लोहा मनवाया है, वो चाहे साइबर का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उन सब में देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोहा मनाया। तो फिर बीकानेर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से राय ली है और उसके बाद में हमने एक डेवलप्ड बीकानेर का विजन तैयार किया है। चूंकि
गांधी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन साथ साथ चलने चाहिए। मैं यहाँ के नेताओं से और यहाँ के लोगों से बात कहता हूँ कि आप नेताओं से सवाल पूछना आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया? भाई आपने किसी को एमएलए चुना, किसी को एमपी चुना, कोई मंत्री बना, बीकानेर के लिए क्या किया? आपका विजन क्या है और आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या है? तो अगर आप इस शहर के लिए कुछ नहीं कर पाते तो आप इस शहर का प्रतिनिधित्व करने का हक खो देते हो। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी की जिम्मेदारी है, ही पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी ज्यादा है। उनको इस शहर के बारे में, इस शहर के फ्यूचर के बारे में, इस शहर के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आप देखिए कि कोई भी ऐसा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे बच्चों को रोजगार करने के लिए आज गुजरात जाना पड़ता है, बॉम्बे जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बीकानेर, जिसे छोटी काशी के नाम से जानते हैं और उसे मस्तानों का शहर भी कहते हैं, पता नहीं इस शहर को क्या हो गया है। यहाँ पर आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी आज के युवाओं की है। इसका दोष हम किसे दें, प्रशासन को या फिर सामाजिक वातावरण? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। बीकानेर का नौजवान नशे की गिरफ्त में गिरफ्तार होता जा रहा है, बदहाल स्थिति है। हथियार, अवैध हथियार इस शहर में इतने बढ़ गए हैं, रोजाना आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और ये हम सब लोगों की चिंताजनक है। आज सुबह ही एक 10-15 नौजवानों का एक ग्रुप मेरे से मिलने आया। मैंने उनके साथ इस बात की चर्चा की। एक तो अपराधियों के प्रति नौजवानों में एक हीरोइज्म है, एक आकर्षण है उनको। अपराधी के हथियार ली हुई फोटो को अपने फेसबुक पे और उस पे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाना चाहता है। कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे आदर्श कौन होने चाहिए और हम लोगों ने किन लोगों को अपना आदर्श मान लिया है। दूसरा, इस काम के लिए बड़ी जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की है, लेकिन हम सब लोगों का जो सामाजिक ढांचा है वो भी उतना ही जिम्मेदार है। जिस ढंग से शहर में नशे का अवैध व्यापार बढ़ रहा है, मुझे बताया गया कि गांजा और एक कोई एमडी नाम की एक ऐसी चीज होती है, स्मैक और अफीम, उसका खुलेआम इस शहर में व्यापार हो रहा है। अवैध हथियार खुलेआम बढ़ रहे हैं और एक युवाओं को एक पूरा माफिया कोकस जो इस तरह से सूद माफिया भी है, उनको शिकंजे में जकड़ लेता है और शहर में अपराध खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। इससे पहले क्या था कि बीकानेर में क्राइम कम था, तो जो दूसरी जगह के बड़े गैंगस्टर से अपराध करके यहाँ आके छुप जाते थे, तो बीकानेर टारगेट नहीं था। उन लोगों के संपर्क में आने से यहाँ के लोगों का अपराध की ओर झुकाव बढ़ गया, नौजवानों का। और फिर एक देखा देखी, फिर बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। जो बात मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि शहर में बेरोजगारी की हालत गंभीर है, इसलिए फिर वो अपराध की ओर नौजवान चला जाता है। मैं आपके इस शो के माध्यम से नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि अपराधी का जीवन लंबा नहीं होता। 2 साल, 3 साल, 4 साल का उसका जीवन होता है, आखिर में उसको मरना पड़ता है। उसके परिवार की, उसकी माँ की, बाप की क्या स्थिति होती होगी कि जब अपना 20 साल का बच्चा अपराध में चला जाए और मर जाए, उन पे क्या गुजरती होगी, परिवार के साथ क्या गुजरती होगी। तो मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि नशे को छोड़ें, अपराधियों के प्रति जो हीरोइज्म है, आकर्षण है, उसको खत्म करें, अच्छे लोगों को अपना हीरो माने और अच्छा लोगों को आदर्श माने, पढ़े, रोजगार करें और परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक काम करें, तो आपका जीवन जीने का मतलब होगा। अन्यथा आप अपराधियों के साथ रह के और जिस तरह से 1-2 साल बाद में मरना पड़ेगा, विकलांग हो जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इस गलत रास्ते पर नहीं जाएं और अपने परिवार के लिए, कम से कम अपने माँ बाप के लिए अपने जीवन को ठीक करें। अभी की राजनीतिक माहौल को देखें तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे जी को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया है। तो हाल फिलहाल में बीजेपी के पास राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कोई एकदम तगड़ा सीएम चेहरा नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से आप एज ए मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता निर्माण की पार्टी है। हमारे यहाँ एक नहीं 10 चेहरे हैं और ये हमारी ताकत है। हमारे पास वसुंधरा जी जैसे नेता हैं, हमारे यहाँ राजेंद्र राठौड़ जी जैसे नेता हैं, हमारे यहाँ सतीश पूनिया जी जैसे नेता हैं, हमारे यहाँ सीपी जोशी जी हैं। मतलब आप इस लाइन को देखें, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है हमारे पास कैलाश चौधरी हैं, हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत में कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी हैं,
वो लोकसभा में ओम बिरला जी हमारे यहाँ से हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपका कोई फेवरेट क्या इसे बनना चाहिए? देखिए, हम तो विचार से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा विचार और स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया यही होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही होती है कि विधायक दल अपने नेता का चयन करता है और लोकतांत्रिक तरीके के पालन से जो नेता बन के आएगा, निश्चित रूप से वही सच्ची डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने वाला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास न तो चेहरे की कमी है, न नेतृत्व की कमी है। विचार को लेके, चेहरे को लेके भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव में जाएगी और आप मानिए अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और मैं नहीं कह रहा इस बात को, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर में आने जितने विधायक भी बचेंगे नहीं। तो भाजपा आज तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ के वापसी करने वाली है। सामूहिक नेतृत्व है और जिसको भी हमारा नेतृत्व तय करेगा वो मुख्यमंत्री। सर, अभी राजस्थान सरकार के द्वारा महंगाई राहत योजना के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। एक तरफ वो बिजली फ्री दे रहे हैं, स्मार्टफोन फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। पर दूसरी तरफ देखें तो अगर वो बिजली फ्री दे रहे हैं तो उसकी जगह बिजली किसानों को मिल नहीं रही प्रॉपर, जिससे उसकी फसलें वगैरह नुकसान हो गया। तो आप इस राहत कैंप के नाम से जो चलाया जा रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले जब प्रचार अभियान चल रहा था तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताजी राहुल गांधी जी ने जयपुर की एक सभा में 1 से 10 तक की गिनती गिनी और कि 10 दिन में हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा दूसरी बात, उन्होंने बेरोजगारी भत्ते को लेकर ही हम राजस्थान के सभी बेरोजगारों को भत्ता देंगे। 2 बड़े वादे किए। राजस्थान का किसान और नौजवान कांग्रेस के इन वादों की गिरफ्त में आ गया और आज 4.5 साल हो गए, अब वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। कोई एक क्षेत्र हो, कोई एक वादा हो, कोई एक आश्वासन हो जो कांग्रेस की पार्टी ने पूरा कर दिया हो तो राजस्थान के लोग उनका शुक्रिया माने। किसान का कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता तो दूर, 4.5 साल में जिस तरह का जंगल राज राजस्थान में कायम हुआ है, आपराधिक मामले बढ़े हैं, सांप्रदायिक तनाव राजस्थान में बढ़ा है, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, आप देखिए, मतलब राजस्थान शायद ही ऐसा प्रदेश होगा जहां की कोई भी भर्ती बिना पेपर लीक के नहीं हुई। और हम सब लोगों ने देखा है कि अयोग्य लोगों की भर्तियां हुई हैं। आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था जिसकी पूरे देश में इज्जत थी, उसकी प्रतिष्ठा को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। बिल्कुल। और ये जो 200 मुख्यमंत्री खड़े हो गए, कांग्रेस के विधायक और उनके कैंडिडेट्स, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव रचा है, जिस तरह से माफिया बढ़ा है, भूमाफिया बढ़ा है और माइनिंग माफिया जिस तरह से बढ़ा है, तो आप तय मानिए कि राजस्थान की जनता तो इंतजार कर रही है कि किस दिन उसको मौका मिले ईवीएम पे बटन दबाने का और किस तरह से वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंके। 10-15 विधायक भी नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार में आएगी और भरोसा रखिए कि आने वाले 5 साल समृद्ध और विकसित राजस्थान का सपना साकार करने वाले माइलस्टोन साबित होंगे। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको एक मौका देती है और बीकानेर विधानसभा पूर्व से आपको टिकट देती है, तो आपके ऐसे कोई 2 कार्य बताएं जो आप सर्वप्रथम करना चाहेंगे। देखिए, इस शहर को जिन बुनियादी चीजों की जरूरत है, इस शहर को सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस शहर में स्तरीय सड़कें, सीवरेज, पार्क, ड्रेनेज, इस शहर का जो रेल फाटक की समस्या है उसका समाधान चाहिए हमको। इस शहर में हाई कोर्ट हमको चाहिए, इस शहर में ड्राई पोर्ट हमको चाहिए, रोजगार की माकूल व्यवस्था यहाँ के नौजवानों के लिए हो। तो उसके लिए मेरा एक खुद का विजन है कि जो हमारे यहाँ के लोग दुनिया में अपने काम का लोहा मनवा रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठकर बीकानेर के विकास के सपने देखे जाएं, उनको साकार करने की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से बीकानेर 21वीं सदी के दुनिया के समृद्ध शहरों के साथ कदम ताल कर सके। मेरी कोशिश रहेगी कि 21वीं सदी में जिस तरह के राजस्थान के और देश दुनिया के शहर विकास कर रहे हैं, उनके साथ बीकानेर कदम ताल करे, उनके बराबर चल सके। और जो बेसिक इस शहर को जरूरत है, जो मैंने आपको बताया कि जो बुनियादी चीजें हैं, रॉ मेटेरियल वो सब कुछ है हमारे पास, पानी है, जमीन है, सोलर की संभावनाएं हैं, क्रूड की संभावनाएं हैं, मिनरल्स की संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं लोगों में, तो इन सब का मिला के एक सामूहिक उपयोग होना चाहिए और निश्चित रूप से बीकानेर दुनिया के दूसरे शहरों के बराबर विकसित और गतिमान होना चाहिए। सर, अभी देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी का।
परंतु दूसरी तरफ देखें तो आज के ज्यादातर युवा सिर्फ गवर्नमेंट अपना जो कीमती समय है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकाल देते हैं। तो आपके हिसाब से आज के युवाओं को कहां पर फोकस करना चाहिए? अपने स्किल्स पे, अपने खुद के स्टार्टअप्स पे, जिससे वो देश को बहुत आगे तक ले जाए और हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार पाए। और दूसरी तरफ भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी, जिसमें मुद्रा योजना के द्वारा स्टार्टअप्स को लोन दिया जाता है, मेक इन इंडिया है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आपके हिसाब से आज के युवाओं को कोई संदेश? देखिए, मैं मानता हूं कि आप केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रहकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। सरकारी नौकरी की लिमिटेशन है। वो टोटल जो जॉब है उसका 1% 1.5% से ज्यादा सरकारी नौकरी हो नहीं सकती। भारत जैसा देश जिसकी बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, कहता भी हूं कि जब तक ग्राम आधारित छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ये गांव में स्थापित नहीं होंगे, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रो प्रोसेस यूनिट्स गांव में नहीं लगेगी, छोटे छोटे रोजगार के साधन गांव में विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से दौड़ाने में दिक्कत आएगी। हम चाहे भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया होगा, लेकिन क्या है, जब तक पूंजी का विकेंद्रीकरण थोड़े हाथों में रहेगा, जब तक आम आदमी की आय नहीं बढ़ेगी, औसत आय बढ़ गई होगी, आप देखिए पूंजी का प्रभाव बढ़ गया होगा, लेकिन जब तक गरीब आदमी की आय नहीं बढ़ेगी, आम आदमी की आय नहीं बढ़ेगी, अंतिम आदमी की आय नहीं बढ़ेगी, तब तक विकास जहां हम देश को ले जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना भी है, संकल्प भी है, वो ग्राम आधारित रोजगार को बढ़ाने की बात करते हैं। उसी से तो शहरों में आपका माइग्रेशन रुकेगा और शहरों पे जो भार बढ़ रहा है अनावश्यक, जिस तरह से ब्लास्ट हो रहा है शहरों पे, वो भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। आवास बड़ी समस्या हो गई, सफाई बड़ी समस्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या हो गई। तो मेरा ये मानना है कि ग्राम आधारित ढांचा जब तक विकसित नहीं होगा, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग विकसित नहीं होंगे, जब तक नौजवानों में अपने क्षेत्र में नए काम करने की, इनोवेशन करने की क्षमताओं में वृद्धि नहीं होगी, तब तक देश के सब लोग सामूहिक रूप से एक साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे। देखिए, एमएसएमई सेक्टर खूब डेवलप हुआ है हमारे यहाँ, सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ खूब डेवलप हुआ है। सरकारी नौकरी की तो लिमिटेशंस है, उसमें उसको कुछ हो नहीं सकता ज्यादा। और धीरे धीरे गवर्नेंस का ढांचा भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई है ये कम होता जाएगा, क्योंकि एआई आ गई है, नई दुनिया हाँ निश्चित रूप से बढ़ाएगी। तो भारत जैसे देश में जो सामुदायिक क्षेत्रों में, सहकारी क्षेत्र में जो काम बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़नी चाहिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे विकसित होने चाहिए। और मुझे तो खुशी होती है कि बीकानेर में मैं कई सारे नौजवानों से ऐसे मिला हूं जिन्होंने अपने दम पे, अपनी क्षमताओं पे नए रोजगार के आयाम स्थापित कर लिए, नए तरह के रोजगार स्थापित कर लिए, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इस सोच के साथ जब तक भारत का नौजवान अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, रोजगार के साधन खुद विकसित करने, ये नहीं मुझे नौकरी कहां से, मैं कितने लोगों को नौकरी दूं, जब तक ये बात उसमें विकसित नहीं होगी। और हो भी रहा है, मतलब ये चेंजेस दिखने भी लगा है। जिस तरह से बैंकों ने मुद्रा लोन दिए, बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे हुआ है। और जो हम 2030 की संकल्पना करके बैठे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, 2047 तक भारत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो भारत अगर विकसित देश के कतार में जाके खड़ा होगा, ये तभी होगा जब पूरा देश एक साथ जुटेगा। हर नौजवान समृद्धि के संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ अपना रोजगार का साधन विकसित करे। मैं कितने लोगों को रोजगार दे सकता हूं, इस विचार के साथ वो काम करे, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की और मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। सर, एक चीज आपके बारे में सुनी है, आप राजनीति से ज्यादा जनसेवा पर विश्वास करते हैं। ये आपको प्रेरणा कहां से मिली और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो राजनीति को सेवा का माध्यम ही मानता हूं और सेवा के साथ ही सामाजिक सुधार जो संभव हो सके उसका एक माध्यम मानता हूं। और मुझे तो लगता है राजनीति यही है कि राजनीति केवल ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ लूं, जीत जाऊं। सामाजिक काम जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका कोई अचीवमेंट नहीं होता। जिन लोगों से देखा, जिन लोगों से सीखा, मुझे आदरणीय माणिकचंद जी सुराणा का सानिध्य मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पीपल पॉलिटिक्स उनसे करनी सीखी। फिर
अटल जी को पढ़ा, उनको उनकी कार्यशैली को देखा, भैरव सिंह जी को देखा, तो लगा कि राजनीति क्या होती है, इस तरह का एक आदर्श। फिर जिन लोगों को पढ़ा, किताबों में पढ़ा, गांधी को पढ़ा, लोहिया को पढ़ा, दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा, जेपी को पढ़ा, तो निश्चित रूप से इस सोच समझ के साथ ये प्रेरणा मिली। और निरंतर आसपास के लोगों, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि हर बड़ा आदमी बड़ा हो, या आवश्यक नहीं है। बहुत छोटे छोटे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, चाय की थड़ी चलाने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, टैक्सी चलाने वाला आदमी, उससे जब बात करेंगे तो आप उनका जो बड़प्पन जो आप निकल के आता है, उनका जो कमिटमेंट जो निकल के आता है, उनके मन में जो समाज के लिए करने की भावनाएं निकल के आती हैं, वो सब चीजें आपको प्रेरणा देती है। तो अपने हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे परिवारों में, हमारे मित्रों में, दोस्तों में, सहकर्मियों में काम करते हुए इस सब चीजों की प्रेरणा मिलती है। और खुशी होती है कि कुछ भी जीवन में थोड़ा सा भी किसी का भला हो सके। जैसे राम सेतु में गिलहरी ने अपना योगदान दिया, उतना का योगदान भी हम दे पाए तो निश्चित रूप से जीवन की उपयोगिता होगी। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भाव भी एक मन में रहता है, लगता है कि ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो उसका सोसाइटी को गिव बैक क्या कर सके, वापस क्या दे सके, ये प्रेरणा वहीं से मिलती है। ईश्वरीय प्रेरणा मानता हूँ इसको। नरेंद्र मोदी जी की बात में आप किसे प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेता आधारित दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। और कार्यकर्ताओं की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से भाजपा में नेता तैयार होते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के दौरान देश में असंख्य उपलब्धियां हासिल की है, दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में भारत ने अपना लोहा मनवाया है, मोदी जी का सम्मान बढ़ा है, देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। भाजपा में कहीं नेताओं की कमी नहीं है। और वो समय जब आएगा, नेता परिवर्तन का समय, तब निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, विचार से जुड़े हुए तमाम लोग नए नेता का चयन कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, चिंता का प्रश्न नहीं है। भाजपा के साथ लाखों कार्यकर्ता हैं और भाजपा में वो क्षमता है किसी भी कार्यकर्ता को नेता बनाने की। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी एक साधारण किसान थे और उनके बेटे को भाजपा ने प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे और वो मोदी जी ने खुद ने चाय बेची है, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ से किसान और इस रेगिस्तानी इलाके से निकले हुए भैरव सिंह शेखावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया। एक मछुआरे के बेटे को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, उनको भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया। तो भाजपा साधारण लोगों से निकलने, साधारण कार्यकर्ताओं को असंभव सी लगने वाली चीजें उनको नेता बनाने की क्षमता रखती है। चौंकाने वाली बात नहीं है, ये सामान्य कार्यकर्ता निर्माण करके उसको नेता बनाती है। तो जैसे मोदी जी आए हैं, वैसे ही कोई साधारण परिवार से उठ के नया आदमी आ जाएगा, देश का नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमसे बातचीत की। उम्मीद है हम बहुत जल्दी मिलेंगे और आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे खुशी हुई कि आप लोग नई सोच के साथ और जो नए प्लेटफॉर्म है, वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़े और आप भी इस पश्चिमी राजस्थान, हमारा जो इलाका है, उसकी समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।